हेलो स्टूडेंट्स, ये वीडियो क्लास 10th वाले स्टूडेंट्स के लिए बहुत महत्वपूर्ण होने वाली है, क्योंकि इस वीडियो में मैं आपको उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के 2026 के साइंस के सैंपल पेपर के सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन करवाने वाला हूं। और इस बार उत्तराखंड बोर्ड वालों ने सभी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स के दो सेट्स अपलोड किए हैं। ये आपका सेट 1 होने वाला है, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। और आप इस सैंपल पेपर को साइंस के बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए भी जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि बहुत बार सैंपल पेपर में दिए गए क्वेश्चंस भी आपके बोर्ड एग्जाम में आ जाता है। तो यहाँ से आप इस सैंपल पेपर को जरूर तैयार कर लेना। और साथ ही अभी तक आपने क्लास 10th वालों के सैंपल पेपर भी नहीं देखा है, तो मैंने इसकी एक प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जो कि आपके सामने आ चुकी होगी। इस प्लेलिस्ट में से जाकर आप देख लेना, क्योंकि अब आपका पैटर्न चेंज हो चुका है। तो आप सैंपल पेपर में से देख सकते हैं इस बार आपका पेपर का पैटर्न क्या है, वो सब मैंने वहां पर आपको एक्सप्लेन कर रखा है। और इस प्लेलिस्ट का लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगा और ऊपर आई बटन पर भी आ चुका होगा, यहाँ से भी जाकर आप देख सकते हैं। और इस प्लेलिस्ट को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना, जिससे सैंपल पेपर सभी स्टूडेंट तक पहुंच सके। लेकिन उससे पहले अगर आप हमारे चैनल पर नए हो तो सबसे पहले आकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर लें, जिससे क्या है मैं जब भी इसी तरीके से और भी सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो अब मैं यहाँ पर आपको एक एक कर सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन करा रहा हूँ, आप हाथों हाथ यहाँ से नोट करते रहना, क्योंकि बाद में आपके पास इतना टाइम नहीं होगा कि आप बार बार सोल्यूशन वीडियो को ही देखें। और साथ ही ये भी मैं आपको बता देता हूँ कि अगर आपको साइंस के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन चाहिए हो, तो मैंने इनकी प्रॉपर प्लेलिस्ट बना रखी है, जिनके लिंक आपको डिस्क्रिप्शन में मिल जाएंगे, वहां से जाकर भी आप देख सकते हैं, या फिर आप प्लेलिस्ट वाले ऑप्शन में जाकर देख लेना, वहां पर भी आपको मिल जाएगी। आप देखते हैं हम उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के साइंस के 2026 के सैंपल पेपर के सेट 1 के सोल्यूशन को। हेलो स्टूडेंट्स, अगर आप हमें सपोर्ट करना चाहते हैं तो अब आप YouTube पर हाइप ऑप्शन के जरिए सपोर्ट कर सकते हैं। सबसे पहले आप किसी भी लेटेस्ट वीडियो को खोल लें और फिर वीडियो को लाइक करने के बाद नीचे आपको एक हाइप ऑप्शन दिखाई देगा, जिस पर आप क्लिक कर हाइप कर सकते हैं। अगर आपको ये ऑप्शन दिखाई नहीं देता है तो वीडियो के नीचे की ओर जहां पर लाइक और शेयर का बटन होता है उस साइड में स्क्रॉल करें, वहां पर आपको एक हाइप ऑप्शन मिल जाएगा, उस पर क्लिक करके आप हमारे चैनल को सपोर्ट कर सकते हैं। इस तरीके से आप हमारी सभी लेटेस्ट वीडियो पर हाइप देकर हमें मोटिवेट कर सकते हैं, ताकि हम आपके लिए और भी अच्छे एजुकेशनल वीडियोस लाते रहें। तो जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि हमारा उत्तराखंड बोर्ड वालों का क्लास 10th का साइंस का 2026 का सैंपल पेपर है, और इसमें हमारे टोटल होते हैं 27 क्वेश्चन। इसलिए मैं कह रहा हूँ कि पहले आप जाकर एनालिसिस वीडियो को देख लेना। आप देखते हैं हम इसके पहले बहुविकल्पीय क्वेश्चंस को। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बहुविकल्पीय क्वेश्चन पूछ रखा है। तो ये हमारा इसका पहला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है निम्न में कौन सी आधातु विद्युत की चालक है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, 4 ऑप्शन में से हमारा कौन सा ऑप्शन सही होगा वो मैं यहाँ पर बताना है। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो मैं दे रखा है ग्रेफाइट, ग्रेफाइट एक ऐसी धातु है जो विद्युत की चालक है, वो मैंने यहाँ पर कारण में भी दे रखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। बहुत आसान क्वेश्चन है, इस तरीके के क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम के लिए इंपॉर्टेंट है, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। और यहाँ से आप हाथों हाथ आंसर को भी नोट करते रहना। अब देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे बोल रखा है द्वितीयक श्रेणी यानी कि F2 में अप्रभावी लक्षणों के पुनः प्रकट होने की व्याख्या मेंडल का कौन सा नियम करता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसमें जो हमारा सेकंड वाला ऑप्शन होगा, जिसमें हमें दे रखा है पृथक्करण का नियम, ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और मैंने यहाँ पर नियम भी दे रखा है, नियम को भी आप यहाँ से नोट कर लेना, क्या पता एक नंबर में आपका ये आ जाए। और यहाँ पर मैं आपको ये भी बता देता हूँ कि मैं यहाँ पर आपको फिजिक्स और केमिस्ट्री के जितने भी क्वेश्चन होंगे वो तो मैं यहाँ पर आपको डिटेल में समझा दूंगा। जो आपके बायो के लॉन्ग क्वेश्चन होंगे उन क्वेश्चंस के मैं यहाँ पर आपको डायरेक्ट आंसर बता दूंगा, आप यहाँ से उन आंसर को नोट कर लेना, क्योंकि काफी लेंथी क्वेश्चन होंगे, मैं आपको डिटेल में नहीं समझा पाऊंगा, इसलिए आप यहाँ से सोल्यूशन को नोट कर लेना। तो अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे पूछ रखा है निम्न में से कौन से गुणसूत्र संयोजन से मानव में पुत्री जनन लेती है, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो ये जो मैं पहला वाला ऑप्शन दे रखा है, जिसमें दे रखा है XX गुणसूत्र संयोजन से मानव में पुत्री जन्म लेती है, इसका कारण मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। इसका कारण मैं यहाँ पर आपको समझा देता हूँ कि महिलाओं में 2 X गुणसूत्र होते हैं, जबकि पुरुषों में 2 गुणसूत्र होते हैं, एक X और एक Y। तो वही यहाँ पर लिख रखा है, जब माता के X गुणसूत्र का पिता के X गुणसूत्र से मिलन होता है, तो यहाँ पर जो हमारे पास गुणसूत्र बन जाता है वो बन जाता है XX, यानी कि इस संयोजन से मानव में पुत्री जन्म लेती है। मेरे हिसाब से आपको समझ में आ गया होगा। अब यहाँ से स्वाप नोट कर लेना, आपको एग्जाम में कारण बता करके नहीं आना है, आपको डायरेक्ट कौन सा ऑप्शन सही है वो लिख करके आ जाना है। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है जब श्वेत प्रकाश प्रिज्म में प्रवेश करता है तो 7 रंगों में टूट जाता है, इनमें से किस रंग का विचलन सबसे अधिक होता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। और मेरे हिसाब से आपको ये पता भी होगा, बहुत आसान क्वेश्चन है। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है बैंगनी, बैंगनी रंग का जो विचलन होता है वो सबसे अधिक होता है, कारण मैंने यहाँ पर दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना, क्योंकि जो बैंगनी रंग होता है उसकी जो तरंग दैर्ध्य होती है वो सबसे कम होती है, इसी कारण जो बैंगनी रंग का विचलन है वो हमारा सबसे अधिक होता है। जिसकी तरंग दैर्ध्य ज्यादा होगी उसका विचलन कम होगा, तो सबसे ज्यादा तरंग दैर्ध्य होती है हमारे पास लाल रंग की, इसलिए उसका विचलन क्या होता है, सबसे कम होता है, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है, जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कि निम्नलिखित में से कौन सा विलयन नीले लिटमस को लाल कर देगा, वो मैं यहाँ पर बताना है। 4 ऑप्शन में यहाँ पर दे रखे हैं, तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है कि जो हमारे अम्ल होते हैं
वो नीले लिटमस को लाल कर देते हैं। इन चार ऑप्शन में हमें देखना है किस ऑप्शन में हमें यहाँ पर अम्ल दे रखा है। तो यहाँ पर जो हमारे पास तीसरा वाला ऑप्शन है इसमें हमें यहाँ पर हाइड्रोक्लोरिक अम्ल दे रखा है, तो ये ऑप्शन हमारे इसका आंसर हो जाएगा। बाकी जो मैं 3 पॉइंट दे रखे हैं इनमें सोडियम क्लोराइड है उदासीन लवण और पोटेशियम हाइड्रोक्साइड है हमारा प्रबल क्षार और सोडियम कार्बोनेट है हमारे पास क्षारीय लवण। तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में हमें यहाँ पर अम्ल दे रखा है, इसलिए इसका तीसरा वाला ऑप्शन हमारा आंसर हो जाएगा। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि मानव नेत्र का कौन सा भाग उसमें प्रवेश करने वाले प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। चार ऑप्शन यहाँ पर हमें दे रखे हैं, तो इसके तीसरे वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है आइरिस, यही प्रकाश की मात्रा को नियंत्रित करता है। आप देखते होंगे अगर आपकी आंखों पर तेज रोशनी पड़ती है तो हम आंखों को इस तरीके से कर लेते हैं, और अगर कम रोशनी होती है तो इस तरीके से हम यहाँ पर आंखों को फैला लेते हैं। तो ये सब आइरिस के कारण ही होता है। तो तीसरा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा, और कारण में भी मैंने यही लिख रखा है, आप यहाँ से भी नोट कर सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि वैद्युत प्रतिरोधकता का ऐसा ही मात्रक बताना है हमारा क्या होगा। तो वैद्युत प्रतिरोधकता का फॉर्मूला होता है हमारे पास रो बराबर हो जाएगा RA/L के। यहाँ पर हमारे पास R हो जाएगा प्रतिरोध, प्रतिरोध का मात्रक होता है हमारे पास ओम। यहाँ पर A हो जाएगा हमारे पास क्षेत्रफल यानी कि एरिया, तो इसका मात्रक हो जाएगा हमारे पास मीटर स्क्वायर अपॉन यहाँ पर हमारे पास L जो कि हो जाएगा हमारे पास लंबाई, तो इसका मात्रक भी हो जाएगा हमारे पास मीटर। तो यहाँ पर हम मीटर से एक पावर को काट देंगे, यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा ओम मीटर, यानी कि वैद्युत प्रतिरोधकता का मात्रक क्या हो जाएगा हमारे पास ओम मीटर, जो कि हमें यहाँ पर चौथे वाले ऑप्शन में दे रखा है। तो चौथा वाला ऑप्शन हमारा इसका आंसर आ जाएगा। कभी भी इस तरीके के क्वेश्चन आए बस यहाँ पर आपको फॉर्मूले पता होना चाहिए, आराम से आप यहाँ पर मात्रक को निकाल लेंगे। बस मेन है फॉर्मूले, तो इन छोटे छोटे फॉर्मूले को आप जरूर तैयार कर लेना। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है किसी बिंब का अवतल दर्पण द्वारा बना प्रतिबिंब आभासी सीधा तथा बिंब से बड़ा पाया गया वस्तु कहाँ स्थित होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं इस क्वेश्चन को डायग्राम के थ्रू आपको समझा देता हूँ। यहाँ पर हमने जो हमारे पास फोकस है यानी कि मुख्य फोकस है, और जो हमारे पास यहाँ पर हमारे पास एक बिंदु होगा ध्रुव P, इन दोनों के बीच में यहाँ पर हमने वस्तु को रखा है, तो इसका प्रतिबिंब वस्तु से बड़ा बना है, जैसे कि हमें कंडीशन दे रखी थी। तो हमें यहाँ पर यही बताना था कि वस्तु कहाँ पर रखी होगी। तो इसके चौथे वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है कि दर्पण के ध्रुव तथा मुख्य फोकस के बीच में, जो कि आप इस डायग्राम में देख भी सकते हैं, और ये हमारी इंपॉर्टेंट स्थिति है, तो इसको भी आप जरूर तैयार कर लेना। क्या पता आपकी इस साल ये आ जाए, डायरेक्ट आपको एग्जाम में स्थिति लिखी हुई आएगी, आपको ये डायग्राम खुद ही बनाना होगा और स्थिति को भी पहचानना पड़ेगा कि कौन सी स्थिति हमें दे रखी है। तो यहाँ से आप डायग्राम को भी नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत क्या है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो दे रखा है हमें सूर्य, सूर्य ही जीव मंडल में ऊर्जा का मुख्य स्रोत है, जहां से हमें ऊर्जा प्राप्त होती है, जो कि मैंने यहाँ पर कारण में भी लिख रखा है, यहाँ से आप कारण को भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कौन सी मानवीय गतिविधि ओजोन परत को सबसे अधिक हानि पहुंचाती है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो चार ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखे हैं, तो इसके सेकंड वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है CFC उत्सर्जन में वृद्धि, यानी कि क्लोरोफ्लोरोकार्बन में वृद्धि, उसी के कारण ओजोन परत को अत्यधिक हानि पहुंच रही है। तो ये ऑप्शन हमारा इसका आंसर हो जाएगा। और इस तरीके के हमारे पास लॉन्ग क्वेश्चन भी आते रहते हैं, तो ये हमारा इंपॉर्टेंट है, तो आप इस क्वेश्चन को जरूर पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 2, जिसमें हमें यहाँ पर दो अभिकथन और कारण वाले क्वेश्चन दे रखे हैं। तो यहाँ पर मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से नोट कर लेना। तो ये जो हमारे पास का पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर अभिकथन दे रखा है कि मैग्नीशियम रिबन को वायु में जलाने से पहले साफ करना चाहिए, और इसका कारण दे रखा है मैग्नीशियम रिबन की सतह पर बनी ऑक्साइड की परत उसे जलने से रोकती है। तो आपने ये भी पढ़ रखा होगा, ये हमारा एक क्वेश्चन भी है कि मैग्नीशियम रिबन को जलाने से पहले उसको साफ क्यों किया जाता है, क्योंकि मैग्नीशियम वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर जो हमारे पास रिबन होता है उसके ऊपर एक मैग्नीशियम ऑक्साइड की परत चढ़ जाती है, जिसको जलाने से पहले हम साफ करते हैं। तो यहाँ पर हमारे पास कथन भी सही है और कारण भी सही है, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या भी करता है। तो यहाँ पर हम लिख देंगे कि हाँ, कथन ए और आर दोनों सही है और कारण आर कथन ए की सही व्याख्या करता है। तो ये शायद हमारा पहला वाला ऑप्शन है, आप देख लेना, यही हमारा इसका आंसर भी हो जाएगा। और यहाँ से आप पढ़ भी सकते हैं जो मैंने अभी आपको समझाया है। उम्मीद करता हूँ कि ये क्वेश्चन आपको याद भी होगा, क्योंकि ये हमारा मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन हमारा पूछा जाता है। तो इसको आप यहाँ से पढ़ लेना एक बार। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि घरेलू विद्युत परिपथ समांतर संयोजन में होते हैं, और इसका कारण दे रखा है कि जो हमारे पास समांतर परिपथ में प्रत्येक उपकरण को समान वोल्टेज प्राप्त होती है, और यदि एक उपकरण खराब हो जाए तो अन्य उपकरण काम करते रहते हैं, ये हमें यहाँ पर दे रखा है। तो यहाँ पर हमारे पास अभिकथन भी सही है और कारण भी सही है, क्योंकि जो हमारे पास घर में जितने भी परिपथ लगे हुए होते हैं वो हमारे समांतर क्रम में ही लगे हुए होते हैं, जैसे कि हमें यहाँ पर बोल भी रखा है। और जो हमें कारण में दे रखा है कि जब ज्यादा वोल्टेज आ जाती है तो हमारा एक ही उपकरण खराब हो जाता है, बाकी उपकरण हमारे सही तरीके से चलते रहते हैं। तो यहाँ पर भी हमारा कथन ए भी सही होगा और उसका कारण भी, और कारण अभिकथन की सही व्याख्या करेगा। तो इसमें भी हमारा पहला वाला ऑप्शन ही सही हो जाएगा, और इसका कारण भी मैंने यहाँ पर लिख रखा है, जैसे कि मैंने अभी आपको समझाया है। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर सकते हैं। एग्जाम में बस आपको सही ऑप्शन को लिख करके आना है, कारण या कोई कैलकुलेशन आपको वहां पर कर नहीं दिखानी है।
अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 3। यहाँ से हमारे निश्चित वाले क्वेश्चन स्टार्ट हो जाएंगे, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि धावन सोडे का रासायनिक नाम और सूत्र में यहाँ पर बताना है। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, लगभग हर साल ये क्वेश्चन हमारा आता ही रहता है। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर भी पड़े हो तो उसमें भी आप देख सकते हैं, और ये आपके 2026 के सैंपल पेपर में भी आया हुआ है। तो आप इस क्वेश्चन को बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर इसका रासायनिक नाम हो जाएगा सोडियम कार्बोनेट, और इसका रासायनिक सूत्र हो जाएगा Na2CO3.10H2O। तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। दोनों को आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि पौधे अपना भोजन बनाने के लिए कौन सी प्रक्रिया का उपयोग करते हैं, वो हमें यहाँ पर बताना है। 1 नंबर का क्वेश्चन है, तो यहाँ पर आप खाली शॉर्ट में आंसर लिख करके आ जाना। मैंने यहाँ पर लॉन्ग में आपको बता रखा है कि अगर ज्यादा नंबर में भी आ जाए तो भी आप इस क्वेश्चन को लिख करके आ जाना। तो प्रकाश संश्लेषण जो हमारे पास प्रक्रिया होती है जिसके उपयोग से पौधे अपना भोजन बनाते हैं, तो यही हमारा इसका आंसर हो जाएगा। तो यही आपको लिख करके आ जाना है। तो यहाँ से आप हाथों हाथ इनको नोट करते रहना। अब देखते हैं हम इसमें आगे और क्वेश्चंस को। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 5, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है 50 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल लेंस की हमें यहाँ पर क्षमता ज्ञात करनी है कि क्या होगी। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और 100% चांसेस है कि इस साल भी इस तरीके का एक ना एक क्वेश्चन आपके बोर्ड एग्जाम में जरूर आ जाएगा। वो यहाँ पर मैं आपको बता रहा हूँ, सोल्यूशन को आप यहाँ से नोट कर लेना। तो क्वेश्चन में हमें यहाँ पर फोकस दूरी दे रखी है, जिसको हम लिखते हैं स्मॉल एफ से, जो कि हमारे पास है 50 सेंटीमीटर। और आपको पता होना चाहिए कि यहाँ पर हमें दे रखा है अवतल लेंस, तो ये जो हमारे पास फोकस दूरी होगी वो हमारे पास ऋणात्मक होगी, और ये जो फोकस दूरी है ये हमें दे रखी है सेंटीमीटर में। तो इसको हम यहाँ पर मीटर में चेंज कर लेंगे, तो यहाँ हो जाएगा 50/100। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, 0 से 0 काट देंगे, 5 कम 5, 5 दूनी 10। तो यहाँ पर हम 2 से 1 पर भाग कर देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा माइनस के 0.5 मीटर। तो ये हमारे पास फोकस दूरी मीटर में आ चुकी है। अब यहाँ पर हम क्षमता को निकाल लेते हैं, जिसको हम यहाँ पर लिखते हैं कैपिटल P से। तो फॉर्मूला हो जाएगा 1/f, ये हमारा फॉर्मूला होता है मीटर में। तो सिंपल हम यहाँ पर f की वैल्यू को रख देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास 1/f की वैल्यू आ जाएगी 0.5। दशमलव हटाएंगे, ऊपर 0 बढ़ा लेंगे, 5 से हम यहाँ पर 10 को काट देंगे 2 बार, और यहाँ पर जो हमारे पास फोकस दूरी है वो माइनस में है। इसी कारण से यहाँ पर हमारे पास क्षमता कितनी आ जाएगी, माइनस के 2 डायोप्टर। और यहाँ पर हमसे अवतल लेंस की क्षमता ही पूछ रखी थी, जो कि यहाँ पर हमारी आ चुकी है। बहुत आसान क्वेश्चन था, आराम से आपकी समझ में आ गया होगा। और इस तरीके के क्वेश्चन हमारे लगभग हर साल ही रिपीट हो रहे हैं, तो इस तरीके के क्वेश्चन को आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 6, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है वह प्रक्रिया जिसमें हानिकारक पदार्थ खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं और उच्च पोषण स्तरों पर उनकी जो सांद्रता होती है वो बढ़ती जाती है, तो उसको हम क्या कहते हैं वो हमें यहाँ पर बताना है। तो ये क्या होता है, हमारे पास जैव आवर्धन होता है। हानिकारक पदार्थ होते हैं खाद्य श्रृंखला में प्रवेश करते हैं। जैसे आपने देख रखा होगा कि कोई वस्तु अगर रखी हो तो उस पर फफूंदी लग जाती है, यानी कि वस्तु खराब होने लगती है। तो ये हमारा जैव आवर्धन का एक उदाहरण है। बाकी आप यहाँ से पढ़ सकते हैं, आपको खाली इसके आंसर में जैव आवर्धन लिख करके आना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 7, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है व्याख्या कीजिए। यहाँ पर हमें 2 कारण दे रखे हैं, और दोनों ही कारण हमारे मोस्ट मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल हमारे रिपीट होते रहते हैं। इसमें जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है ये आपका बाहर से आया हुआ है। अगर आपने चैप्टर को ढंग से पढ़ रखा होगा तभी आप इसका आंसर लिख पाएंगे, वरना आप इसको छोड़ करके आ जाएंगे। तो इसके पहले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि सोडियम को मिट्टी के तेल में डुबोकर क्यों रखा जाता है, उसका हमें यहाँ पर कारण बताना है। कारण यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से पढ़ लेना। यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, क्योंकि सोडियम बहुत क्रियाशील धातु है, वो वातावरण की ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर ज्वलनशील हो जाएगी, यानी कि जल जाएगी। तो इसीलिए हम सोडियम को केरोसिन या फिर मिट्टी के तेल में डुबोकर रखते हैं। इसके कारण में भी यही लिख रखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगला है कि एल्युमिनियम अपने चारों ओर कठोर सुरक्षा परत बना लेता है, इसका हमें कारण बताना है। तो यहाँ पर आप इसके कारण को पढ़ सकते हैं, वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो जो एल्युमिनियम होता है वो वातावरण में उपस्थित ऑक्सीजन से अभिक्रिया कर एल्युमिनियम के ऊपर एल्युमिनियम ऑक्साइड की एक परत चढ़ा लेता है, जिससे ना ही उस पर जंग लगता है, जैसे कि आप इसके कारण में भी देख सकते हैं। और आप अपने आसपास भी देख सकते हैं कि जो घर की छतों पर रेलिंग लगी हुई होती है, अब वो लोहे की जगह एल्युमिनियम की लगाई जा रही है, क्योंकि वो जल्दी खराब भी नहीं होती है। क्योंकि अगर लोहे की लगाएंगे तो उस पर जंग लग जाएगा, एल्युमिनियम पर जंग नहीं लगता है, वो हमारी ज्यादा चलती है, इसलिए ज्यादातर एल्युमिनियम की रेलिंग ही यूज में आ रही है। तो यही इसका कारण भी है। तो यहाँ से आप कारण को नोट कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 8, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में कैसे परिवर्तित किया जा सकता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। 2 नंबर का क्वेश्चन है, और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैं आपको पहले भी करवा चुका हूँ, जो कि आपके सामने प्लेलिस्ट आ चुकी होगी। इसमें आपको बहुत से ऐसे क्वेश्चन मिल जाएंगे, तो आप प्लेलिस्ट को भी जाकर जरूर चेक कर लेना। तो यहाँ पर मैं आपको शॉर्ट में बता देता हूँ कि एथेनॉल को एथेनोइक अम्ल में किस तरीके से हम परिवर्तित कर सकते हैं। सोल्यूशन आप यहाँ पर देख सकते हैं। हम यहाँ पर क्या करेंगे, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि जो यहाँ पर हमारे पास एथेनॉल होगा उसकी हम यहाँ पर ऑक्सीकरण अभिक्रिया करा देंगे, जिससे यहाँ पर हमारे पास एथेनोइक अम्ल में परिवर्तित हो जाएगा।
वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, एक बार मैं यहाँ पर आपको पढ़कर भी बता देता हूँ कि किसी यौगिक द्वारा ऑक्सीजन से सहयोग करने की जो अभिक्रिया है उसको क्या बोलते हैं, हम ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहते हैं। एथेनॉल से एथेनोइक अम्ल में परिवर्तन को ऑक्सीकरण अभिक्रिया कहा जाता है, क्योंकि एथेनोइक अम्ल एथेनॉल से ऑक्सीजन के सहयोग द्वारा उत्पन्न होता है, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। और यहाँ पर आपको समीकरण भी लिख करके आनी पड़ेगी। जितनी भी केमिस्ट्री में रिएक्शन हो उसके साथ में आप उदाहरण को जरूर तैयार कर लेना, क्योंकि उदाहरण के भी नंबर होते हैं। कहीं आप डेफिनेशन लिखकर उसको छोड़ा है, डेफिनेशन के बाद आप उदाहरण जरूर लिख करके आना, वरना आपके नंबर कट सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 9, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि जीवों में अलैंगिक जनन की इन्हीं दो विधियों का हमें यहाँ पर उदाहरण सहित वर्णन करना है। जैसे कि मैंने आपको बताया था कि उदाहरण आप जरूर तैयार कर लेना। तो जीवों में अलैंगिक जनन की दो विधियां हैं, एक तो मुकुलन है और एक विखंडन है। दोनों को आप यहाँ से नोट कर ले, और ये भी हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, लगभग रिपीट होता रहता है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 10, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि परिवार नियोजन के तरीकों का उपयोग जनसंख्या नियंत्रण में कैसे मदद करता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैंने लिख रखा है, और इस क्वेश्चन को आप बना करके आराम से लिख करके आ सकते हैं। अगर जनसंख्या कम होगी तो जो संसाधन है वो सभी को प्राप्त हो सकेंगे। अगर जनसंख्या ज्यादा होगी और वस्तुएं कम होंगी तो ऐसे में वस्तुओं की कीमत ज्यादा बढ़ जाएगी और वस्तुएं सभी को प्राप्त नहीं हो पाएंगी। जनसंख्या नियंत्रण में मदद कर सकते हैं। बाकी यहाँ पर भी लिखा है, आप यहाँ से भी पढ़ सकते हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 11, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक बच्चा अपने पिता के चश्मे के साथ खेलते हुए उससे सूर्य की प्रकाश को केंद्रित कर एक कागज में एक छोटा छेद कर देता है। और यहाँ पर हमसे 2 पॉइंट पूछ रखे हैं। पहले पॉइंट में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है उसके पिता किस दोष से पीड़ित है, वो हमें यहाँ पर बताना है, और दूसरे पॉइंट पे इस दोष का निवारण किरण आरेख से हमें समझाना है। 2 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन है। मोस्ट मोस्ट रिपीटेड है, लगभग हर साल यहाँ पर रिपीट होता रहता है, चाहे आप प्रीवियस क्वेश्चन पेपर उठाकर देख ले। तो यहाँ पर जो हमसे बोल रखा है कि खेलते हुए सूर्य की प्रकाश को केंद्रित कर एक कागज में छोटा सा छेद कर देता है, तो वो हमारा किस प्रकार का लेंस होगा, तो वो हमारा होगा उत्तल लेंस, क्योंकि उत्तल लेंस प्रकाश किरणों को एक बिंदु पर क्या करता है, केंद्रित करता है। वो आप यहाँ पर पढ़ लेना। और यहाँ पर हमसे इसके पहले पॉइंट में पूछ रखा है तो उसके पिता किस दृष्टि दोष से पीड़ित है, वो हमें यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर जो हमारे पास उत्तल लेंस है, उत्तल लेंस का उपयोग दूरदृष्टि दोष में ही किया जाता है, यानी कि जो उसके पिता है वो दूरदृष्टि दोष से पीड़ित है। अब इसको मैं किरण आरेख बना करके समझाना है, वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा पहला वाला डायग्राम है, जिसमें मैं बता रखा है दूरदृष्टि दोष युक्त लेंस, यानी कि इस लेंस में जो हमारे पास पृथ्वी में बन रहा है वो हमारा दृष्टि पटल के बाहर बन रहा है, वो हमारा यहाँ पर बनना चाहिए। तो उसके लिए यहाँ पर हम क्या करेंगे, यहाँ पर हम एक उत्तल लेंस को लगा देंगे, जिससे वो प्रकाश की किरणों को एक ही बिंदु पर मोड़ देगा और दृष्टि पटल पर वस्तु का प्रतिबिंब आसानी से बन जाएगा। तो ये हमारा हो जाएगा इसका संशोधन डायग्राम। अब यहाँ से हम इसके निवारण को समझा देंगे कि इस दोष को दूर करने के लिए उचित फोकस दूरी वाले उत्तल लेंस का उपयोग किया जाता है, जिससे यह लेंस निकट रखी वस्तु का प्रतिबिंब रेटिना पर बना देता है, जैसे कि मैंने आपको डायग्राम में बताया था। तो यहाँ से आप दोनों डायग्राम को भी और इसके निवारण को भी जरूर नोट कर लें, और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में भी आ सकता है 4 नंबर में, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और एग्जाम में आप 2 ही डायग्राम बना करके आना, 2 डायग्राम बनाना आपके लिए ज्यादा बेहतर रहेगा। तो इंपॉर्टेंट क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 12, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है प्लस 2.5 डायोप्टर एवं माइनस के 1.5 डायोप्टर क्षमता के 2 लेंसों को मिलाकर बनाए गए संयोजन की क्षमता क्या होगी, वो हमें यहाँ पर बताना है। 2 नंबर का ये हमारा क्वेश्चन आया हुआ है। तो इस क्वेश्चन को हम यहाँ पर कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ, और पहले ही बता देता हूँ ये हमारा मोस्ट रिपीट क्वेश्चन है, लगभग ये हमारा 2 साल रिपीट हो चुका है, इस साल भी हमारा आ सकता है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ पर हम इसको कैसे करेंगे, क्षमता को मान लेंगे हम यहाँ पर P1 और इसको मान लेंगे हम यहाँ पर दूसरी क्षमता को P2। तो यहाँ पर हमें पहली क्षमता दे रखी है प्लस के 2.5 डायोप्टर और दूसरी क्षमता दे रखी है माइनस के 1.5 डायोप्टर। तो यहाँ पर जो हमारे पास क्षमता है हमारे पास प्लस में है, तो ये होगा यहाँ पर हमारे पास उत्तल लेंस, और दूसरे में हमारे पास यहाँ पर माइनस में, तो ये हमारे पास होगा अवतल लेंस। अगर आपने चैप्टर को थोड़ा बहुत भी समझ रखा होगा तो यहाँ पर आप देखते ही समझ गए होंगे। तो यहाँ पर हमें इन दोनों लेंसों की संयोजन क्षमता ज्ञात करनी है। तो इन दोनों लेंसों की संयोजन क्षमता को मान लेंगे हम यहाँ पर P। तो फॉर्मूला हो जाएगा P बराबर होगा P1 प्लस P2 के। तो यहाँ पर हम रख देंगे P1 की वैल्यू जो कि आ जाएगी प्लस के 2.5, और यहाँ पर प्लस और यहाँ पर माइनस के 1.5, और प्लस माइनस माइनस हो जाएगा, तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास 2.5 माइनस 1.5। तो यहाँ पर 5 में से 5 गया 0, 2 में से 1 गया 1, यहाँ पर आ जाएगा 1, यानी कि यहाँ पर जो हमारे पास संयोजन की क्षमता होगी वो कितनी हो जाएगी 1 डायोप्टर, और वो भी हमारी आई है यहाँ पर प्लस की, और प्लस की होगी तो ये हमारा क्या होगा, एक उत्तल लेंस होगा। तो यहाँ पर इस तरीके से आपको लेंस भी पूछे जा सकते हैं। यहाँ पर तो बस हमसे क्षमता ही पूछ रखी थी जो कि हमने यहाँ पर निकाल दी है, P बराबर 1 डायोप्टर, और ये हमारी प्लस में होगी। इस बात का भी आप जरूर ध्यान रखना। तो ये छोटे छोटे क्वेश्चन भी आपके 100% एग्जाम में पूछ लिए जाते हैं, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना, और यहाँ से आप हाथों हाथ सोल्यूशन को नोट कर लें। और इसके अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है पृथ्वी सतह से देखने पर आसमान नीला क्यों दिखाई देता है, अंतरिक्ष स्टेशन से किसी अंतरिक्ष यात्री को जो आसमान है, आसमान का रंग कैसा दिखाई देगा, वो हमें यहाँ पर बताना है। ये हमारे दोनों कारण एक ही क्वेश्चन में पूछे गए हैं।
मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, ये कारण भी हमारे एग्जाम में आ जाते हैं। अगर आप न्यूमेरिकल तैयार करके जाते हो तो आप इसके पहला वाला जो क्वेश्चन था वही करके आना, अगर आप थ्योरी बेस में जाते हो तो थ्योरी का आप करके आना। मेरे हिसाब से आप न्यूमेरिकल को करके आना, जितने टाइम में आप न्यूमेरिकल को कर देंगे थ्योरी को लिखने में आपको ज्यादा टाइम लगेगा और थ्योरी में आपको ज्यादा लिखना भी पड़ेगा। न्यूमेरिकल में आपका 2 मिनट में आंसर आ जाएगा, जैसे कि आप पहला वाला क्वेश्चन देख ही सकते हैं। आप थ्योरी लिखने में हमें कितना टाइम लगेगा वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। जैसे कि यहाँ पर हमसे पहले पॉइंट में पूछ रखा है, पृथ्वी सतह से देखने पर आसमान नीले रंग का क्यों दिखाई देता है? क्योंकि पृथ्वी की सतह से जब हम आसमान को देखेंगे तो वायुमंडल के कारण जो हमें आसमान का रंग है वो नीला दिखाई देगा, वो होगा हमारा प्रकाश के प्रकीर्णन के कारण, और प्रकाश का प्रकीर्णन वायुमंडल में ही संभव है, जिसके कारण हमें जो आकाश का रंग है वो नीला दिखाई देता है। तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग कैसा दिखाई देगा? तो अंतरिक्ष यात्री को आकाश का रंग काला दिखाई देगा, क्योंकि अंतरिक्ष में वायुमंडल नहीं होता है और वायुमंडल के कारण ही प्रकाश का प्रकीर्णन भी नहीं हो पाएगा। इसलिए अंतरिक्ष स्टेशन से अंतरिक्ष यात्री को जो आसमान का रंग है वो कैसा दिखाई देगा? काला। तो वही मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से इसके कारण में पढ़ सकते हैं और यहाँ से आप इसको जरूर तैयार कर लेना। ये भी हमारे एग्जाम में 3 नंबर वाले क्वेश्चंस में आ जाते हैं। अगला क्वेश्चन हमारे पास क्वेश्चन नंबर 13, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है, एक छात्र ने परख नली में थोड़ी मात्रा में लेड नाइट्रेट लिया और उसे धीरे धीरे गर्म किया। उसने देखा परख नली में भूरे रंग का धुआं निकला और परख नली में पीले रंग का अपक्षेप बचा। और ये हमारा 3 नंबर का क्वेश्चन है। यहाँ पर हमसे 3 पॉइंट पूछ रखे हैं। पहला पॉइंट है कि इस अभिक्रिया के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखनी है और होने वाली अभिक्रिया किस प्रकार की है वो बताना है, उसकी हमें यहाँ पर पहचान बतानी है। तो यहाँ पर ये क्वेश्चन आपका बुक के अंदर से आया हुआ है, बुक में आपको ये क्वेश्चन दे रखा है। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। सबसे पहले हमने यहाँ पर क्या करा, लेड नाइट्रेट को गर्म करने पर यह विघटित होकर नाइट्रोजन डाइऑक्साइड यानी कि NO2 यानी कि भूरा धुआं और साथ में ऑक्सीजन, और साथ में यहाँ पर जो अवक्षेपण बचा था वो हमारा क्या था, लेड ऑक्साइड यानी कि PbO, जो कि हमारा पीले रंग का अवक्षेपण था। तो ये हमारे तीनों पॉइंट का आंसर हो जाएंगे। इनको हम कैसे लिखेंगे वो यहाँ पर मैं आपको एक एक कर समझा देता हूँ। यहाँ पर जो हमारे पास 3 पॉइंट है इनको आप यहाँ से नोट कर लेना। तो इसका जो पहला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर संतुलित रासायनिक समीकरण पूछ रखी है, तो उसको हम यहाँ पर लिख देंगे। हमारे पास ये जो लेड नाइट्रेट थी उसको हमने यहाँ पर गर्म करा, तो यहाँ पर हमारे पास बनेगा लेड ऑक्साइड यानी कि PbO प्लस नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और ऑक्सीजन हमारी निकल जाएगी। और यहाँ पर ये जो समीकरण है ये हमारी क्या है, संतुलित है, आप चेक भी कर सकते हैं। उसके बाद में यहाँ पर हमसे दूसरे पॉइंट में पूछ रखा है, ये जो हमारे पास अभिक्रिया का प्रकार है ये हमारा किस प्रकार की अभिक्रिया है, तो ये हमारी होगी ऊष्मीय वियोजन, यानी कि किसी पदार्थ का हम यहाँ पर ऊष्मा के द्वारा वियोजन कर रहे हैं, तो ये हो जाएगा हमारे पास ऊष्मीय वियोजन। अगला है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा था, जो हमारे पास भूरा धुआं है और पीला अवक्षेपण है वो हमारा क्या है, तो जो हमारे पास पीला धुआं है वो हमारे पास है नाइट्रोजन ऑक्साइड NO2 और जो हमारे पास पीला अवक्षेपण है वो मैंने आपको बताया था वो है हमारे पास लेड ऑक्साइड यानी कि PbO। यही हमसे पूछ रखा था, तीनों पॉइंटों का आंसर हमने यहाँ पर बता दिया है। तो जैसे कि आपका पिछले साल भी पेपर अलग आया था और इस साल आपका पैटर्न बिल्कुल ही चेंज हो चुका है, तो इस तरीके के ज्यादा क्वेश्चन आपके एग्जाम में आएंगे, तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। 2026 के लिए ये हमारा क्वेश्चन इंपॉर्टेंट रहने वाला है, इस क्वेश्चन को आप यहाँ से जरूर नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 14, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि लोहा धातु का एक टुकड़ा कुछ दिनों के लिए खुले में छोड़ दिया गया है जिसके ऊपर भूरे रंग की परत बन गई है। तो इस घटना की पहचान करें और बनने वाले पदार्थ का हमें यहाँ पर रासायनिक सूत्र बताना है और इसको रोकने का क्या उपाय है वो हमें यहाँ पर बताना है। 3 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है और इस तरीके क्वेश्चन हमारे इस साल आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। ये आपके 2-3 क्वेश्चन आपको एक ही जगह पर दे दिए गए हैं जिनका आंसर आपको यहाँ पर बताना है। तो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ कि जो भी हम लोहे का टुकड़ा है अगर हम उसको खुले में छोड़ेंगे तो उस पर क्या बन जाएगी, लोहे की एक परत जम जाएगी। तो यहाँ पर हमें उस घटना की पहचान करनी थी, तो वो हो जाएगा हमारे पास जंग लगना, ये हो जाएगी हमारे पास घटना। और उसके बाद में यहाँ पर हमें उसका रासायनिक सूत्र बताना था, तो जो जंग होगा उसमें जो परत जमी होगी वो जाएगी हमारे पास Fe2O3 पॉइंट और यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास XH2। तो हमें यहाँ पर इसका रासायनिक सूत्र बताना था जो कि हमने यहाँ पर लिख दिया है और इसका नाम भी अगर आप लिखना चाहें जो कि हमारा हो जाएगा हाइड्रेट आयरन थर्ड ऑक्साइड या आयरन थर्ड हाइड्रेट ऑक्साइड भी आप इसको लिख सकते हैं। उसके बाद में इसको रोकने का यहाँ पर हमसे उपाय पूछ रखे हैं, पेंट लगाकर, तेल लगाकर, ग्रीस लगाकर या फिर गैल्वेनीकरण द्वारा हम इसको जंग लगने से बचा सकते हैं। ये आपको पता भी होगा मेरे हिसाब से और ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है। इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना। 3 क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखे थे, तीनों क्वेश्चन के आंसर हमने यहाँ पर बता दिया है, तो यहाँ से आप इसको जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 15, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि निम्नलिखित के लिए इलेक्ट्रॉन बिंदु संरचना हमें यहाँ पर बनानी है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और मोस्ट रिपीटेड है, लगभग इस तरीके का क्वेश्चन हमारा हर साल एग्जाम में आता ही रहता है। तो यहाँ पर आपको इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाने आने चाहिए। तो ये जो हमारा इसका पहला वाला क्वेश्चन है जिसमें हमें दे रखा है मीथेन CH4 और उसके बाद में ये जो हमें दे रखा है एथीन C2H4, ये दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, ये दोनों हमारे लगभग हर साल रिपीट होते रहते हैं। अगला में दे रखा है एथाइन जिसका फॉर्मूला होता है C2H2, तो इनके हमें यहाँ पर इलेक्ट्रॉनिक विन्यास बनाना है जो कि मैंने यहाँ पर आपको बना रखे हैं।
आप यहाँ सीधे नोट कर लेना। जैसे कि यहाँ पर हमारे पास है मीथेन, जिसका मैं यहाँ पर फॉर्मूला दे रखा है CH4, यानी कि एक हो जाएगा हमारे पास C और यहाँ पर हमारे पास 4 हो जाएंगे H। यहाँ पर जो हमारे पास कार्बन है, इसके बाहरी कक्ष में होंगे 4 इलेक्ट्रॉन, तो एक एक इलेक्ट्रॉन से हाइड्रोजन के साथ एक कर लेगा, साझा कर लेगा। तो यहाँ पर हमने इसको चित्र बना करके दर्शा दिया है। उसके बाद में अगला है एथीन C2H4, तो यहाँ पर भी हमने इसको बना रखा है। कार्बन यहाँ पर हो जाएंगे हमारे पास 2 और 4 हो जाएंगे यहाँ पर हमारे पास H, तो इसको हम यहाँ पर इस तरीके से बना सकते हैं। और एथाइन का तो सिंपल है C2H2, तो यहाँ पर कार्बन कार्बन के बीच में ट्रिपल बॉन्ड आ जाएगा और जो हमारे पास हाइड्रोजन है वो हमारे सिंगल बॉन्ड में जुड़ जाएंगे। तो इसको भी आप यहाँ से नोट कर लेना और आते जरूर है एग्जाम में, इनको आप जरूर तैयार कर लें। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 16, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि मानव हृदय की संरचना का नामांकित चित्र बनाइए और उसमें ऑक्सीजन युक्त और ऑक्सीजन रहित रक्त के प्रवाह को तीर द्वारा स्पष्ट रूप से दर्शाइए, वो हमें यहाँ पर बताना है। और 3 नंबर में हमारा ये क्वेश्चन आया हुआ है और ये हमारा हृदय वाला डायग्राम मोस्ट इंपॉर्टेंट है, तो आप इसको जरूर तैयार कर लेना। यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, लॉन्ग क्वेश्चन है, तो यहाँ से आप सोल्यूशन को नोट कर लेना और साथ में मैंने यहाँ पर डायग्राम भी दे रखा है और यहाँ पर तीर से दर्शा भी रखा है। तो जब आप डायग्राम बना करके आए तो वहां पर जो रक्त का फ्लो है उसको आप तीर द्वारा जरूर दर्शा करके आना और लास्ट में आप व्याख्या भी कर देना कि यहाँ पर किस प्रकार के तीर से आपने ऑक्सीजन युक्त रक्त को दर्शाया है और किस तीर से आपने यहाँ पर ऑक्सीजन रहित रक्त को दर्शाया है। तो यहाँ पर डायग्राम आप अपनी बुक में भी देख सकते हैं, यहाँ पर भी मैंने दे रखा है और यहाँ पर तीरों को भी आप इस तरीके से लिख करके आ सकते हैं जो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। तो यहाँ से आप इसको नोट कर लेना। बायो से हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन रहने वाला है इस साल भी। अब मैं आपको आगे और क्वेश्चन दिखा देता हूँ और इस क्वेश्चन के अथवा भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता है तो इसके अथवा वाले क्वेश्चन को आप कर आ सकते हैं, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि मानव अंतःस्रावी ग्रंथि का हमें यहाँ पर स्वच्छ चित्र बनाना है और यहाँ पर हमसे उनमें ही कुछ क्वेश्चन पूछ रखे हैं। तो यहाँ पर डायग्राम मैंने यहाँ पर दे रखा है, काफी बड़ा डायग्राम था, तो यहाँ पर मैंने छोटा कर इसको दर्शा रखा है और जो उसकी ग्रंथियां थी उनको भी दर्शा दिया है। बाकी आप इस डायग्राम को अपनी बुक में भी देख सकते हैं, बुक में भी हमें यह दे रखा है। तो यहाँ पर हमसे 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं जिनका आंसर हमें यहाँ पर बताने हैं। पहला क्वेश्चन है, एक लड़का बहुत लंबा हो गया है, कौन सी ग्रंथि अधिक सक्रिय है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसका आंसर हो जाएगा हमारे पास पीयूष ग्रंथि और इस ग्रंथि को हमें यहाँ पर इस डायग्राम में भी दर्शाना है जो कि मैंने दर्शा रखी है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है, एक महिला का वजन तेजी से बढ़ रहा है, उसे थकान हो रही है और गले में सूजन है, कौन सी ग्रंथि प्रभावित है वो हमें यहाँ पर बताना है। तो इसके सेकंड वाले क्वेश्चन का आंसर हो जाएगा हमारे पास थायराइड ग्रंथि और इसको भी आपको यहाँ पर दर्शाना ही पड़ेगा जो कि हमें क्वेश्चन में बोल रखा है। अगला इसका लास्ट क्वेश्चन, डर लगने पर एक व्यक्ति की धड़कन तेज हो जाती है, तो कौन सी ग्रंथि है वो हमें यहाँ पर बताना है जो कि हमें यहाँ पर दे रखी है अधिवृषक ग्रंथि। इसको भी हमें यहाँ पर दर्शाना है जो कि मैंने यहाँ पर दर्शा रखी है। इस ग्रंथि का हमारा दूसरा नाम भी होता है जो कि मैंने यहाँ पर दर्शा रखा है। तो जो भी हमसे क्वेश्चन पूछ रखे हैं उनको हमें डायग्राम में जरूर दर्शाना है। अगर आप आंसर भी लिख करके आ जाओगे तो आपको कम ही नंबर मिलेंगे क्योंकि दर्शाने के भी आपको इसमें नंबर मिलने वाले हैं। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 17। इसमें हमें यहाँ पर 2 क्वेश्चन दे रखे हैं जिसमें हमसे बोल रखा है कि जब एक शुद्ध नस्ल के लंबे मटर के पौधे के साथ एक शुद्ध नस्ल के बौने पौधे का संक्रमण कराया गया तो F1 पीढ़ी में सभी संतानित लंबे मटर के पौधे लक्षण वाले जनक के समान थे, इसका क्या कारण हो सकता है वो हमें बताना है। 2 नंबर क्वेश्चन है और साथ में जो हमारा दूसरा वाला क्वेश्चन है इसे हमें यहाँ पर आरेख बना करके दर्शाना है। तो यहाँ पर ये हो जाएगा इसके पहले वाले क्वेश्चन का आंसर और ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाले क्वेश्चन का आंसर। ये बायो के क्वेश्चन है, काफी लेंथी है, मैं यहाँ पर आपको समझा नहीं पाऊंगा, आप यहाँ से इनके आंसर को डायरेक्ट नोट कर लेना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 18, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है कि एक घर में 10 LED बल्ब हैं, प्रत्येक 10 वाट के हैं और प्रतिदिन 5 घंटे जलते हैं। उसी घर में 5 ट्यूबलाइट है, 40 वाट की है और प्रतिदिन 4 घंटे जलाई जाती हैं और इस घर की आपूर्ति वोल्टेज है हमारे पास 220 वोल्ट। तो 3 ऑप्शन हमें यहाँ पर दे रखा है। तो इसके पहले वाले ऑप्शन में जो हमें दे रखा है कि प्रतिदिन खपत होने वाली कुल ऊर्जा की हमें यहाँ पर गणना करनी है किलोवाट घंटा में, कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। बहुत आसान क्वेश्चन है, आसानी से आपकी समझ में आ जाएगा जो कि हमारा यहाँ से स्टार्ट हो जाएगा। तो यहाँ पर हमें कुल ऊर्जा निकालनी है, तो उसके लिए हम यहाँ पर क्या करेंगे, यहाँ पर हमें 10 LED बल्ब दे रखे हैं, तो ये जो हमारे पास 10 LED बल्ब है उनके द्वारा जो खपत ऊर्जा है उसको हम यहाँ पर निकाल लेंगे। 10 LED बल्ब है, 10 वाट के हैं और 5 घंटे जलाए जाते हैं, इनके आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे तो ऊर्जा आ जाएगी हमारे पास 300 वाट। इसी तरीके से जो हमारे पास 5 ट्यूबलाइट है वो हमारी 40 वाट की है और 4 घंटे तक जलाई जाती है। ट्यूबलाइट द्वारा खपत ऊर्जा कितनी हो जाएगी, 800 वाट। अब हम यहाँ पर क्या करेंगे, कुल ऊर्जा निकाल लेंगे। कुल ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास LED बल्ब की ऊर्जा थी और जो हमारे पास ट्यूबलाइट की ऊर्जा थी, दोनों को जोड़ देंगे तो 8 और 5 हो जाएगा 13, यानी कि कुल ऊर्जा हो जाएगी हमारे पास 1300 वाट। अब हमें यहाँ पर ये जो ऊर्जा प्राप्त हुई है इस ऊर्जा को हमें यहाँ पर किलोवाट में ज्ञात करना है। तो कुछ नहीं करेंगे, ये हमारी वाट में है, यहाँ से हम 1000 से भाग कर देंगे, E बराबर हो जाएगा 1300 अपॉन 1000। 2 जीरो से हम यहाँ पर 2 जीरो काट देंगे तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 1.3 किलोवाट आवर। तो यहाँ पर हमें ऊर्जा किलोवाट में ज्ञात करनी थी जो कि हमने यहाँ पर ज्ञात कर दी है और मेरे हिसाब से आपको समझ में भी आ गई होगी। तो यहाँ से आप इसके पहले पॉइंट को नोट कर लेना। इसके दूसरे पॉइंट में हमसे यहाँ पर पूछ रखा है सभी उपकरणों द्वारा एक साथ चलने में ली गई कुल धारा में यहाँ पर ज्ञात करनी है। अब हमें यहाँ पर आई की वैल्यू को निकालना है। तो आई की वैल्यू को निकालने के लिए यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है
जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। आई बराबर हो जाएगा P अपॉन V के। तो y की वैल्यू निकालने के लिए यहाँ पर हमें P की वैल्यू भी चाहिए और V की वैल्यू भी चाहिए। V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 220 वोल्ट। बस यहाँ पर हमें किसी तरीके से P की वैल्यू निकालनी है। कैसे ज्ञात करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। तो यहाँ पर हम क्या करेंगे, कुल धारा को मान लेंगे I और जो वहां पर कुल शक्ति होगी उसको मान लेंगे हम कैपिटल P। तो कुल शक्ति को हम यहाँ पर कैसे निकालेंगे, P बराबर होता है V इंटू आई, जो हमने यहाँ पर फॉर्मूला बनाया था। तो हम यहाँ पर शक्ति को निकाल रहे हैं। तो यहाँ पर हमारे पास टोटल कितनी एलईडी है, 10, और कितने वाट की है, 10 वाट की। आपस में मल्टीप्लाई कर देंगे प्लस, और उसके बाद में कितनी हमारे पास ट्यूबलाइट है 5, और कितने वाट की है 40, इनके आपस में मल्टीप्लाई करके जोड़ देंगे। तो यहाँ पर आ जाएगा हमारे पास 100, और 40 पंच हो जाएगा यहाँ पर 200। तो 200 में हम यहाँ पर 100 जोड़ देंगे, तो यहाँ पर हमारे पास कुल शक्ति कितनी आ जाएगी 300 वाट। तो यहाँ पर हमारे पास P की वैल्यू आ चुकी है, V की वैल्यू में पहले से दे रखी थी। तो यहाँ पर हम दोनों वैल्यू को रख देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा I बराबर होगा 300 अपॉन 220। 0 से हम यहाँ पर 0 काट देंगे, 22 से हम यहाँ पर 30 पर भाग कर देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास आ जाएगा 1.36 एम्पियर, और यही हमारा इस क्वेश्चन का आंसर भी हो जाएगा। यानी कि जो कुल धारा हो जाएगी वो हमारे पास कितनी हो जाएगी 1.36 एम्पियर की। तो यहाँ से आप इसके दूसरे वाले पॉइंट को भी नोट कर लेना। इसके तीसरे वाले ऑप्शन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है 2 एम्पियर रेटेड फ्यूज प्रभावी होगा या नहीं, कारण के साथ में हमें बताना है। वो मैं आपको आगे समझा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि ये हमारा प्रभावी होगा। क्यों होगा, क्योंकि यहाँ पर जो हमारे पास फ्यूज की रेटिंग है वो हमारे पास 2 एम्पियर है, जो कि हमारी परिपथ की कुल धारा से ज्यादा है। इसलिए ये जो हमारे पास फ्यूज होगा ये क्या होगा, हमारे पास प्रभावी होगा। इसका पता हम कैसे लगा सकते हैं वो यहाँ पर मैं आपको बता देता हूँ। तो किसी भी परिपथ में फ्यूज तभी प्रभावी होता है जब उसकी रेटिंग परिपथ में प्रवाहित होने वाली धारा से क्या होती है, अधिकतम होती है। और यहाँ पर हमें अधिकतम दे रखी है, कुल धारा थी हमारे पास 1.36 एम्पियर, और यहाँ पर जो हमारे पास फ्यूज की रेटिंग है वो है 2 एम्पियर, यानी कि ज्यादा है। तो ये जो हमारे पास फ्यूज होगा ये क्या होगा, हमारे पास प्रभावी होगा। और इस तरीके के क्वेश्चंस के 2026 में आने के सबसे ज्यादा चांसेस है। तो आप इस क्वेश्चन को 2026 के लिए जरूर तैयार कर लेना। और इस तरीके के बहुत सारे क्वेश्चन मैंने करवा भी रखे हैं, जो कि हमारे इस साल के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट रहने वाले हैं परिपथ वाले। वो मैंने आपको जो प्लेलिस्ट बताई थी उसी में आपको मिल जाएंगे, तो आप उस प्लेलिस्ट को जरूर देख लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 19, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है यदि धारावाही परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को उलट दिया जाए तो चुंबकीय क्षेत्र पर क्या प्रभाव पड़ेगा, स्पष्ट कीजिए। और इस सिद्धांत का एक वैवाहिक उपयोग भी हमें यहाँ पर बताना है। 3 नंबर का क्वेश्चन है और फिजिक्स से हमारा मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, तो इस क्वेश्चन को भी आप जरूर तैयार कर लेना। सबसे पहले यहाँ पर हमसे बोल रखा है कि अगर हम परिनालिका में प्रवाहित धारा की दिशा को उलट दे तो क्या होगा। तो यहाँ से इसका सोल्यूशन स्टार्ट हो जाएगा। अगर हम धारा की दिशा को बदल देंगे तो जो हमारा चुंबकीय क्षेत्र होगा वो भी क्या हमारा होगा, पलट जाएगा। लेकिन जो चुंबकीय क्षेत्र की प्रबलता होगी वो क्या होगी, हमारी सेम होगी, जो कि जो हमारा धारा का परिमाण है वो हमारा चेंज नहीं हुआ होगा। इसलिए हमारी प्रबलता भी सेम रहेगी, उसमें भी हमारे कुछ भी चेंजेस नहीं होंगे। अब इसमें यहाँ पर हमसे इस सिद्धांत का व्यवसायिक उपयोग भी पूछ रखा है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं कि विद्युत चुंबकीय रीलों में और विद्युत चुंबकीय स्विच में इनका उपयोग किया जाता है। बाकी आप यहाँ से पूरा पढ़ सकते हैं, मैंने आपको यहाँ पर शॉर्ट में समझा दिया है। आप देखते हैं इसके अगले क्वेश्चन को, जो कि हमारा है क्वेश्चन नंबर 20, जिसमें हमसे यहाँ पर 2 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये क्वेश्चन हमारा बायो से रिलेटेड है। तो यहाँ पर हमसे पूछ रखा है पहले क्वेश्चन में, अजैव निम्नकणीय पदार्थ पर्यावरण को जैव निम्नकणीय पदार्थ की तुलना में अधिक हानि क्यों पहुंचाते हैं, और अपने उत्तर में, और यहाँ पर हमें एक उदाहरण भी बताना है। 2 नंबर का हमारा ये क्वेश्चन है। उसके बाद में अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है मृत और सड़े गले पदार्थों में भोजन ग्रहण करने वाले जीवों को क्या कहा जाता है, वो हमें यहाँ पर बताना है। 1 नंबर हमसे पूछ रखा है, ये आपका निश्चित में भी आ सकता है। तो यहाँ पर मैंने इसका सोल्यूशन दे रखा है, आप यहाँ से नोट कर लेना। जो इसका हमारे पास दूसरा वाला क्वेश्चन है जिसमें हमसे पूछ रखा है कि जीवों को क्या कहा जाता है, उनको हम बोलते हैं मृतजीवी, या फिर हम बोलते हैं अपघटक, जैसे कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। तो यहाँ से आप दोनों क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लेना। सोल्यूशन मैंने यहाँ पर दोनों के करवा रखे हैं। अब अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 21, जिसमें हमें यहाँ पर एक डायग्राम दे रखा है, और यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो कि होने वाले हमारे 1-1 नंबर के। तो पहला क्वेश्चन है कि इस अभिक्रिया में मुक्त गैस का हमें यहाँ पर नाम लिखना है। दूसरा है कि इस अभिक्रिया का संतुलित रासायनिक समीकरण लिखना है। क्या होगा जब जलती माचिस की तिल्ली को परखनली के मुंह पर ले जाए। और अगला है कि सग्रता श्रेणी में जिंक का स्थान हाइड्रोजन से ऊपर है या फिर नीचे। यहाँ पर हमसे 4 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, और ये आपकी किताब के अंदर का क्वेश्चन है, कोई बाहर का क्वेश्चन नहीं पूछा गया है। कहीं आप सोचें कि ये क्वेश्चन हमारा कहां से आ गया, जो आपकी बुक में क्वेश्चन दे रखे होते हैं उन्हीं में से यहाँ पर हमसे ये क्वेश्चन पूछ रखा है। तो आप इस डायग्राम को और यहाँ पर जो हमसे 4 पॉइंट पूछ रखे हैं इनको ध्यान रखना। एक एक कर यहाँ पर मैं आपको सभी क्वेश्चन का सोल्यूशन समझा देता हूँ। तो ये हमारे इसका पहले पॉइंट का आंसर है, यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। जिंक तनु सल्फ्यूरिक अम्ल के साथ में अभिक्रिया कर हाइड्रोजन गैस मुक्त करती है। तो जो हमसे पहले पॉइंट में पूछ रखा था कि कौन सी गैस हमारी मुक्त हो रही है, तो वो हो जाएगी हमारे पास हाइड्रोजन गैस। तो ये हो जाएगा हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर। अगला पूछ रखा था हमसे कि हमें यहाँ पर इस अभिक्रिया की संतुलित रासायनिक समीकरण भी लिखनी है। तो यहाँ पर हो जाएगा हमारे पास जिंक Zn, और ये हो जाएगा H2SO4 यानी कि सल्फ्यूरिक अम्ल। यहाँ पर Zn हाइड्रोजन को अपने स्थान से हटा देगा, और यहाँ पर बना लेगा ZnSO4 यानी कि जिंक सल्फेट, और हाइड्रोजन गैस हमारी निकल जाएगी।
बहुत आसान क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन यहाँ पर हमसे पूछ रखा था, अगर हम जलती हुई माचिस की तिल्ली को परखनली के मुंह पर ले जाएंगे तो क्या होगा। तो जलती हुई माचिस की तिल्ली को परखनली के मुंह पर ले जाने पर तो वहां पर हाइड्रोजन गैस के कारण जो हमारी परखनली में से निकल रही है पॉप की आवाज आएगी जैसे हम माचिस की तिल्ली को ले जाएंगे। कि जैसे कि आपने बचपन में देखा होगा कि बम के मसाले को आपने एक जगह पर कागज पर इकट्ठा कर लिया, जैसे ही वहां पर आप जलती हुई तिल्ली को लेकर के जाएंगे तो एकदम से भुप देनी यानी पॉप देनी आवाज वहां पर निकलेगी, तो उसी तरीके से यहाँ पर भी आ जाएगी हाइड्रोजन गैस के कारण। तो ये हमारा तीसरे वाला ऑप्शन का आंसर हो जाएगा। ऐसे ही अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 4, जिसमें यहाँ पर हमसे पूछ रखा था कि जिंक सघनता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर है या फिर नीचे, ये हमें यहाँ पर बताना है। तो जिंक क्या होगा, सघनता श्रेणी में हाइड्रोजन से ऊपर होगी, तभी जिंक हाइड्रोजन को उसके स्थान से हटा देती है, तो ऊपर होगी। सिंपल उसका आंसर लिख रखा है। तो चारों पॉइंटों का आंसर आप यहाँ से नोट कर लेना और इस साल इसी तरीके के जो आपके केस स्टडी टाइप में क्वेश्चन है या फिर जो आपके थॉट वाले क्वेश्चन है वही आपके आएंगे इस साल। तो ये आपका मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है 2026 के एग्जाम के लिए, तो आप इस क्वेश्चन को भी जरूर तैयार कर लेना सैंपल पेपर से। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 22, जिसमें हमसे यहाँ पर बोल रखा है निम्नलिखित अभिक्रियाओं के लिए संतुलित रासायनिक समीकरण लिखिए तथा अभिक्रिया का हमें यहाँ पर प्रकार भी बताना है कि किस प्रकार की ये अभिक्रिया है। पहले समीकरण देनी है, उसके बाद में बताना है किस प्रकार की हमारी अभिक्रिया है। तो पहला हमसे यहाँ पर पूछ रखा है अमोनियम क्लोराइड पर ऊष्मा का प्रभाव क्या होता है, तो वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, आप यहाँ से पढ़ लेना। मैं आपको यहाँ पर डायरेक्ट समीकरण से समझा देता हूँ। सबसे पहले हमसे बोल रखा है अमोनियम क्लोराइड, तो उसका फॉर्मूला यहाँ पर हमारे पास हो जाएगा Na4Cl अमोनियम क्लोराइड। इस पर ऊष्मा का प्रभाव, तो हमने क्या करा, इसको गर्म करा, तो यहाँ पर हमें अमोनिया प्राप्त होगा NH3 और साथ में HCl प्राप्त होगा जो कि हमारा गैस में विघटित हो जाता है। तो इस अभिक्रिया को बोलते हैं हम अपघटन अभिक्रिया। तो यहाँ पर हमसे अभिक्रिया का प्रकार भी पूछ रखा था जिसको आप यहाँ पर इस तरीके से लिख देंगे। अगला क्वेश्चन है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कैल्शियम ऑक्साइड की जल के साथ हमें यहाँ पर अभिक्रिया लिखनी है, तो जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखी है, आप यहाँ से पढ़ लेना। ये हो जाएगा हमारे पास कैल्शियम ऑक्साइड CaO, इसके हम यहाँ पर जल के साथ में H2O के साथ में अभिक्रिया करा देंगे, तो ये हमारा बन जाएगा CaOH का होल ट्वाइस, जिसे हम बोलते हैं बुझा हुआ चूना। और ये क्या होती है हमारे पास एक संयोजन अभिक्रिया। तो यहाँ से आप इसको भी नोट कर लेना। शॉर्ट में मैं आपको समझा रहा हूँ, आप यहाँ से पूरी थ्योरी को पढ़ लेना। अगर थ्योरी भी लिखने के लिए आए तो थ्योरी आप लिख करके आ जाना, क्योंकि इस तरीके का क्वेश्चन आपका 3 नंबर में भी आ सकता है और 4 नंबर में भी आ सकता है। आएगा जरूर, ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ। तीसरी अभिक्रिया हमें यहाँ पर जिप्सम को गर्म है, तो जिप्सम का यहाँ पर हमारे पास फॉर्मूला होता है CuSO4.2H2O, ये हमारा फॉर्मूला होता है। इसको हम गर्म करेंगे तो CuSO4.H2O प्लस यहाँ पर हो जाएगा 1/2 H2 हमारा अलग निकल जाएगा। तो ये रिएक्शन आपने प्लास्टर ऑफ पेरिस यानी कि POP में भी पढ़ रखी होगी। और यहाँ पर ये किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, अपघटन अभिक्रिया हो जाएगी। अगला है जिसमें हमसे यहाँ पर पूछ रखा है कॉपर सल्फेट विलयन में लोहे की कील डालने पर, यानी कॉपर सल्फेट का विलयन है उसमें अगर हमने लोहे की कील को डाल दिया यानी कि Fe को, तो यहाँ पर हमारे पास Fe हो गया प्लस कॉपर सल्फेट का मतलब हो गया CuSO4। तो यहाँ पर जो हमारे पास आयरन है यानी कि Fe है वो कॉपर से सघनता श्रेणी में ऊपर है यानी कि ज्यादा ताकतवर है, तो FeCu को उसके स्थान से हटा देगा और यहाँ पर बना लेगा FeSO4 यानी कि फेरिक सल्फेट, और यहाँ पर कॉपर बाहर निकल जाएगा। तो यहाँ पर हमारी किस प्रकार की अभिक्रिया हो जाएगी, विस्थापन अभिक्रिया हो जाएगी। तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। इस तरीके के क्वेश्चन आपके एग्जाम में आते रहते हैं। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो इसी क्वेश्चन के अथवा में हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन और दे रखा है। अगर आपसे ऊपर वाला क्वेश्चन नहीं आता तो इस क्वेश्चन को आप कर आ सकते हैं। मेरे हिसाब से आप ऊपर वाले क्वेश्चन को ही कर आए, इसको भी आप कर आ सकते हैं, लेकिन पहला वाला क्वेश्चन आपके लिए ज्यादा आसान था। इसमें हमसे यहाँ पर एल्काइन के सामान्य सूत्र क्या होता है वो पूछ रखे हैं, जो कि मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला है कि एल्केन श्रेणी में प्रथम सदस्य का संरचनात्मक सूत्र बनाइए, तो यहाँ पर इसका सूत्र होता है हमारे पास CH4, तो इसको आप इस तरीके से भी बना सकते हैं C और यहाँ पर 4 हो जाएंगे हमारे पास H, तो ये हो जाएगा हमारे पास यहाँ पर दूसरे वाले पॉइंट का आंसर। इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अगला है एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन क्यों कहा जाता है और एल्कीन को एल्केन में कैसे चेंज करेंगे वो हमें यहाँ पर बताना है। दोनों ही हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और लगभग ज्यादातर ये क्वेश्चन हमारे एग्जाम में रिपीट होता रहता है, तो इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना। तो यहाँ से हमारे इसके तीसरे वाले पॉइंट का आंसर स्टार्ट हो जाएगा, जिसमें हमें दे रखा है कि एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन इसलिए कहा जाता है क्योंकि इनमें कार्बन परमाणुओं के बीच में केवल एक बंध होता है और प्रत्येक कार्बन परमाणु अधिकतम संभव संख्या में हाइड्रोजन परमाणु से जुड़ा होता है, जिससे वे संतृप्त हो जाते हैं और कोई आंतरिक परमाणु या समूह आसानी से जुड़ नहीं पाता है, सिर्फ प्रतिस्थापन अभिक्रिया होती है। तो इस तरीके से हम यहाँ पर एल्केन को संतृप्त हाइड्रोकार्बन कहते हैं। अगला क्वेश्चन है एल्कीन को हम एल्केन में कैसे चेंज करेंगे, उसके लिए यहाँ पर हमें अभिक्रिया करानी पड़ेगी। ये हमारे पास एथीन CH2 डबल बॉन्ड CH2, इसके हम यहाँ पर हाइड्रोजन के साथ में अभिक्रिया करा देंगे यानी कि हाइड्रोजनीकरण हम यहाँ पर कर देंगे। तो यहाँ पर जो हमारे पास डबल बॉन्ड था ये हमारा सिंगल बॉन्ड में टूट जाएगा और यहाँ पर हमारे पास बन जाएगा एथेन यानी कि CH3 सिंगल बॉन्ड CH3, यानी कि एल्कीन से एल्केन बनाने के लिए हमें यहाँ पर डबल बॉन्ड को सिंगल बॉन्ड में चेंज करना पड़ेगा, तभी हम यहाँ पर इसको चेंज कर सकते हैं।
तो यहाँ से आप इसकी थ्योरी को नोट कर लेना, मैंने यहाँ पर आपको समीकरण से समझा दिया है। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 30, जिसमें हमसे यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे दो नंबर के हैं और ये हमारा बायो से रिलेटेड क्वेश्चन है। तो दोनों के आंसर मैंने यहाँ पर लिख रखे हैं, दोनों के आंसर को आप यहाँ से नोट कर लेना। और दोनों में से ये जो हमारा पहला वाला क्वेश्चन है, शाकाहारी जीवों की छोटी आंत मांसाहारी जीवों की अपेक्षा अधिक लंबी होती है, इसका मैं यहाँ पर कारण बताना है। ये हमारा इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसको आप जरूर तैयार कर लेना। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 24, जिसमें हमसे यहाँ पर दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं और दोनों ही क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है, लगभग हर साल ही बायो से रिपीट होते रहते हैं। बायो से हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है, पहला क्वेश्चन है जिसमें हमें यहाँ पर पुष्प का चित्र बनाना है और साथ में हमसे यहाँ पर अभिक्रिया भी पूछ रखी है। तो मैंने यहाँ पर लिख रखी है, यहाँ से नोट कर लेना। और उसके बाद में बीजों के निर्माण की प्रक्रिया में परागण और निषेचन के महत्व को हमें यहाँ पर बताना है। आंसर टाइप में भी ये क्वेश्चन आपका आ सकता है। तो दोनों ही क्वेश्चन आपके बायो से मोस्ट इंपोर्टेंट है 2026 के एग्जाम के लिए, तो इनको आप जरूर तैयार कर लेना। पहले पॉइंट का आंसर मैंने यहाँ पर दे रखा है, दूसरे पॉइंट का आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। ये हमारा दूसरे वाले पॉइंट का आंसर है कि परागण का क्या महत्व होता है और निषेचन का क्या महत्व होता है। और ये डायग्राम आपका इस साल 100% आने के चांसेस है, तो इस डायग्राम को आप जरूर तैयार कर लेना। और इनके जो नाम है इनको भी आप जरूर तैयार कर लेना, ये भी आपके नाम दर्शाने के लिए आ जाता है, क्वेश्चन के साथ में नाम भी आपके ऐड होकर आ जाता है कि इनको डायग्राम में दर्शाइए। तो नाम को भी आप जरूर पढ़ लेना और डायग्राम आपकी बुक में भी होगा, वहां से भी आप देख सकते हैं। और इसी क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है। इसमें पहला क्वेश्चन है कि अमीबा तथा हाइड्रा में जनन किस प्रकार होता है, इन दोनों जनन विधियों का हमें यहाँ पर तुलना करनी है। अगला क्वेश्चन है कि मानव में भोजन की पाचन क्रिया में निम्नलिखित एंजाइमों की हमें यहाँ पर भूमिका स्पष्ट करनी है। तो ये जो आपका सेकंड वाला क्वेश्चन है एंजाइम वाला, ये आपका शॉर्ट क्वेश्चन में भी आ सकता है। अमीबा और हाइड्रा वाला है, ये आपका इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है और ये आपका लॉन्ग क्वेश्चन में ही आएगा। ये मैं आपको पहले ही बता देता हूँ, पहले पॉइंट का ये है आंसर, दूसरे पॉइंट का मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं। यहाँ पर हमें एंजाइम दे रखे हैं 4, इनकी पाचन में क्या भूमिका होती है वो मैं यहाँ पर बताना है। अगला क्वेश्चन है क्वेश्चन नंबर 25, जिसमें हमसे यहाँ पर 3 पॉइंट पूछ रखे हैं, 4 नंबर का क्वेश्चन है, मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन है और 100% इस तरीके का इस साल भी एक क्वेश्चन आपको जरूर मिल जाएगा। अगर आपके पास प्रीवियस ईयर क्वेश्चन पेपर पड़े हो तो उसमें आप देख लेना कि इस तरीके के क्वेश्चन आपके लगभग हर साल ही रिपीट हो रहे हैं, तो इसको आप जरूर तैयार कर ले। कैसे करेंगे वो यहाँ पर मैं आपको समझा देता हूँ। और अगर आप इसी तरीके के और भी क्वेश्चंस देखना चाहते हो जिसमें परिपेक्ष अलग अलग है, तो मैंने बहुत सारे क्वेश्चन प्लेलिस्ट में करवा रखे हैं, जो कि मैं आपको पहले भी बता चुका हूँ प्लेलिस्ट, उस प्लेलिस्ट को आप जरूर देख लेना। आराम से आप इस तरीके किसी भी क्वेश्चन को कर देंगे। तो इस क्वेश्चन में हमें क्या करना है वो यहाँ पर हम देख लेते हैं। पहले पॉइंट में हमें यहाँ पर इस परिपथ का कुल प्रतिरोध ज्ञात करना है, दूसरे पॉइंट में 12 ओम के प्रतिरोध में वैद्युत धारा ज्ञात करनी है, और तीसरे में तो ये जो हमारे पास A1 है और ये जो हमारे पास A2 है, इनमें कोई अंतर होगा या नहीं होगा ये हमें बताना है। तो कैसे करेंगे यहाँ पर मैं आपको थोड़ा बहुत समझा देता हूँ। कुल प्रतिरोध निकालने के लिए सबसे पहले हम इन दोनों प्रतिरोधों को समांतर क्रम में जोड़ देंगे, जो भी इनका तुल्य प्रतिरोध आएगा उसको हम इस प्रतिरोध के साथ श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे। तो यहाँ पर हमारे पास परिपथ का कुल प्रतिरोध आ जाएगा। फिर हम यहाँ पर 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को निकालेंगे और उसके बाद में ये जो A1 और A2 वाले पूछ रखे हैं अमीटर वाले, इनमें कोई अंतर होगा या नहीं होगा उसको हम यहाँ पर कर बता देंगे। अब एक एक कर तीनों पॉइंट में यहाँ पर आपको सॉल्व करवा रहा हूँ। पहला पॉइंट है जिसमें हमें यहाँ पर परिपथ का कुल प्रतिरोध निकालना है, तो हम यहाँ पर इन दोनों प्रतिरोधों का तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे Rp। तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 1/R1 प्लस 1/R2। ये होता है हमारा समांतर क्रम का फॉर्मूला, मेरे हिसाब से आपको पता होगा। तो यहाँ पर हम R1 और R2 की वैल्यू को रख देंगे, तो 1/Rp बराबर हो जाएगा 2/24, 2 एकम 2 और 2 एकम 2, 2 दूनी 4, 1/12 आ जाएगा। तो यहाँ से हम Rp की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि आ जाएगी हमारे पास 12 ओम। तो यहाँ पर हमारे पास जो दो प्रतिरोध दे रखे थे समांतर क्रम में, उनका हमने तुल्य प्रतिरोध निकाल लिया है। अब इस प्रतिरोध को जो हमें तीसरा प्रतिरोध दे रखा है 12 ओम का, उसके साथ में श्रेणी क्रम में जोड़ देंगे, जो कि हमने यहाँ पर लिख रखा है, और इनका तुल्य प्रतिरोध मान लेंगे हम यहाँ पर R टोटल बराबर होगा Rp प्लस R3। Rp की वैल्यू है ये 12 और R3 की वैल्यू भी हमें यहाँ पर 12 दे रखी है। R टोटल यानी कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना आ जाएगा हमारे पास 24 ओम। तो पहले पॉइंट का तो आंसर यही हो जाएगा कि परिपथ का कुल प्रतिरोध कितना होगा 24 ओम। तो ये हो गया हमारे पहले वाले पॉइंट का आंसर। अब दूसरे वाले पॉइंट का आंसर को कैसे निकालेंगे वो यहाँ पर मैं आपको आगे समझा देता हूँ, और यहाँ से आप इसको जरूर नोट कर लेना। अब ये हमारे साथ दूसरा क्वेश्चन है जिसमें हम यहाँ पर R ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा को निकालना है। तो यहाँ पर हमारे पास एक फॉर्मूला होता है V बराबर IR से, तो यहाँ पर हमें I की वैल्यू को निकालना है, तो फॉर्मूला बन जाएगा यहाँ पर हमारे पास I बराबर होगा V/R के। V की वैल्यू हमें क्वेश्चन में दे रखी है 6 वोल्ट, तो यहाँ पर हमने भी प्रतिरोध निकाला है, वो कितना आया था हमारे पास 24 ओम। तो यहाँ से हम भाग कर I की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आ जाएगी 0.25 एम्पियर। अब हमें यहाँ पर 12 ओम के प्रतिरोध में धारा को ज्ञात करना था, तो हम यहाँ पर लिख देंगे, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि जो हमारे पास 12 ओम का प्रतिरोध है वो बैटरी के साथ में श्रेणी क्रम में जुड़ा हुआ है, लेकिन जो 24 ओम का प्रतिरोध है वो हमारा समांतर क्रम में जुड़ा हुआ है। तो जो हमारी कुल धारा प्रवाहित होगी वो हमारी 24 ओम के प्रतिरोध से ही प्रभावित होगी, इसलिए हमने यहाँ पर 24 लगाया है। क्वेश्चन में हमसे 12 का पूछ रखा था, अपने दिमाग में ये ध्यान रखना वरना आप गलती कर आ जाएंगे। तो हम यहाँ पर लिख देंगे कि 12 ओम के प्रतिरोध में प्रवाहित धारा कितनी हो जाएगी 0.25 एम्पियर। ये हो जाएगा हमारा दूसरे वाले पॉइंट का आंसर। अब देखते हैं हम यहाँ पर तीसरे वाले पॉइंट के आंसर को, यहाँ पर मैं आपको समझा दूंगा, यहाँ से आप नोट कर लेना।
तो इस क्वेश्चन में जो मैं यहाँ पर अमीटर दे रखे हैं, एक दे रखा है मैं ऊपर की साइड में और एक दे रखा है मैं नीचे की साइड में। तो ये जो हमारे पास दोनों अमीटर है ये धारा को श्रेणी क्रम में ही नापते हैं, क्योंकि हमने उन दोनों परिपथ को समांतर क्रम में जोड़ दिया तो धारा हमारी कैसी हो जाएगी, यहाँ पर भी श्रेणी क्रम में और यहाँ पर भी श्रेणी क्रम में। तो जो हमारे पास धारा का मान होगा वो हमारा समान होगा, यानी कि दोनों अमीटर हमारे कैसे होंगे, समान ही होंगे, उनमें कोई भी अंतर नहीं होगा। तो वही हमने यहाँ पर लिख रखा है कि नहीं, एमीटर A1 और एमीटर A2 के मान में कोई भी अंतर नहीं होगा, क्योंकि दोनों मुख्य परिपथ में धारा 0.25 एम्पियर मापते हैं, दोनों ही सेम धारा को मापते हैं, इसलिए इनके मानों में कोई भी अंतर नहीं होगा। इस तरीके का एक थ्योरी वाला क्वेश्चन आपका आता ही आता है, या फिर आपसे कोई और भी पॉइंट पूछ सकता है, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। बहुत आसान क्वेश्चन था, उम्मीद करता हूँ आपकी समझ में आ गया होगा। अब इसी क्वेश्चन के अथवा में भी हमें यहाँ पर एक क्वेश्चन दे रखा है, ये हमारा फिजिक्स से रिलेटेड है, जहां पर हमें दो क्वेश्चन पूछ रखे हैं। पहला क्वेश्चन है कि चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं एक दूसरे को प्रतिच्छेद क्यों नहीं करती हैं, और चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं बंद वृत्ताकार होती है, ये हमें यहाँ पे बताना है। तो चुंबकीय क्षेत्र रेखाएं क्या है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है, और एक दूसरे को क्यों नहीं काटती है वो मैंने यहाँ पर लिख रखा है। अगर चुंबकीय रेखाएं एक दूसरे को काटेंगी तो जिस पॉइंट पर काटेंगी उस पॉइंट पर चुंबकीय क्षेत्र की कितनी दिशाएं हो जाएंगी, तो ऐसा वास्तव में संभव नहीं है, वो मैंने इस पॉइंट में लिख रखा है, आप यहाँ से पढ़ लेना। ऐसे ही हमारा इसका दूसरा पॉइंट है, सोल्यूशन आपको यहाँ पर मिल जाएगा। अब इसके अगले क्वेश्चन में यहाँ पर हमसे पूछ रखा है, चार युक्तियों के नाम बताइए जहां वैद्युत धारावाही चालक तथा उसके साथ चुंबकीय क्षेत्र का उपयोग होता है, वो मैं यहाँ पर बताना है। तो उसका आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और मेरे हिसाब से आपको इसका आंसर पता भी होगा। विद्युत मोटर, विद्युत जनित्र, लाउड स्पीकर और विद्युत घंटी, ये सभी हमारी ज्यादातर यूज में आती रहती हैं, तो इसको आप यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। अगला क्वेश्चन है हमारा क्वेश्चन नंबर 26, जो कि हमारा फिजिक्स से मोस्ट रिपीटेड क्वेश्चन है, और इस साल भी इस क्वेश्चन के आने के 100% चांसेस है, तो इन दोनों ही स्थिति को आप जरूर तैयार कर लेना, अक्सर एग्जाम में पूछ ली जाती है। तो यहाँ पर आपको डायग्राम बना करके आना है, और साथ में आपको बताना है कि हमारा कौन सा दर्पण है या फिर कौन सा लेंस है, किसकी स्थिति है वो मैं यहाँ पर बतानी है, और ये भी हमारी उत्तल दर्पण की लास्ट वाली स्थिति है। तो ये दोनों स्थिति हमारी मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जिसमें जो हमारे पास प्रतिबिंब बनता है वो वस्तु से बड़ा बनता है। दोनों आप तैयार कर लेना, सोल्यूशन बकायदा मैंने यहाँ पर दे रखे हैं और आता ही रहता है एग्जाम में, तैयार जरूर कर ले। अब देखते हैं हम इसके अगले क्वेश्चन को। तो इस क्वेश्चन के अथवा में हमें यहाँ पर एक न्यूमेरिकल दे रखा है, और इस तरीके का न्यूमेरिकल जिसमें हमसे प्रतिबिंब का आकार, स्थिति, बिंब, इस तरीके से पॉइंट पूछ रखे होते हैं, 100% एग्जाम में आता रहता है, तो मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। तो इस क्वेश्चन को आप जरूर तैयार कर लेना, जिसमें हमसे यहाँ पर 6 सेंटीमीटर आकार की वस्तु 16 सेंटीमीटर फोकस दूरी वाले अवतल दर्पण के सामने 24 सेंटीमीटर दूरी पर रखी गई है। एक स्पष्ट प्रतिबिंब प्राप्त करने के लिए दर्पण से कितनी दूरी पर पर्दा रखा जाना चाहिए, इस प्रतिबिंब का आकार और प्रकृति हमें यहाँ पर बतानी है। सबसे पहले जो मैं वैल्यू दे रखी है उसको हम यहाँ पर नोट कर लेंगे, और ये हमारा है अवतल दर्पण। तो अवतल दर्पण के लिए फोकस दूरी और जो हमारे पास यू की वैल्यू होती है, दोनों क्या होती है, ऋणात्मक होती है। सिंपल, हम यहाँ पर दर्पण का सूत्र का फॉर्मूला लगा देंगे, 1/f बराबर होगा 1/v प्लस 1/u, और सभी की वैल्यू को रखकर यहाँ से हम v की वैल्यू को निकाल लेंगे, क्योंकि u की वैल्यू तो हमें क्वेश्चन में दे रखी है, जो कि हमारे पास आ जाएगी -48। तो एक तो हमें यही बताना था। अब इस पॉइंट से अब ये जो हमारे पास u की वैल्यू आई है, इससे हम बता देंगे कि प्रतिबिंब का आकार कैसा होगा और प्रकृति कैसी होगी, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं कि पर्दा दर्पण से 48 सेंटीमीटर दूरी पर रखा जाना चाहिए। ऋणात्मक चिन्ह दर्शाता है कि प्रतिबिंब दर्पण के सामने वास्तविक रूप में बन रहा है। अभी यहाँ पर हमने पर्दे की स्थिति बताइए, कहां पर उसको रखना चाहिए, यानी कि स्थिति बताइए। अब यहाँ पर हमें आवर्धन का फॉर्मूला लगाकर h की वैल्यू निकालनी पड़ेगी। दो फॉर्मूले होते हैं, दोनों की वैल्यू को यहाँ पर हम रखकर यहाँ से हम h की वैल्यू को निकाल लेंगे, जो कि हमारे पास आएगी -10। और यहाँ पर हमने h की वैल्यू इसलिए निकाली है जिससे हमें प्रतिबिंब के आकार का पता चल सके, तो हमने यहाँ पर निकाल लिया। लास्ट में यहाँ पर लिख देंगे, क्योंकि जो हमारे पास प्रतिबिंब है वो हमारा वास्तविक होगा और उल्टा होगा, और आकार में वस्तु से बड़ा होगा। जो हमें वस्तु दे रखी थी वो थी हमारे पास 6 सेंटीमीटर की, जो प्रतिबिंब बनेगा वो हमारे पास बनेगा 10 सेंटीमीटर का। इस तरीके का भी हर साल आपके पास एक क्वेश्चन आता है, तो इस तरीके के क्वेश्चंस को भी आप जरूर तैयार कर लेना। कभी u की वैल्यू निकालनी पड़ती है, कभी v की वैल्यू निकालनी पड़ती है, आवर्धन तो सब में ही निकालना पड़ेगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना और आवर्धन के फॉर्मूले को भी यहाँ से नोट कर लेना। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, और यहाँ पर ये हमारा है 5 सेंटीमीटर, इस बात का आप ध्यान रखना। अब ये हमारा इसका अगला क्वेश्चन है, क्वेश्चन नंबर 27, और ये हमारा केस स्टडी वाला क्वेश्चन है, जो कि आपका लास्ट क्वेश्चन में ही आएगा, तो इसको आप जरूर तैयार कर लेना। और ये आपका बायो से रिलेटेड आया हुआ है इस टाइम, जिसमें हमसे यहाँ पर 3 क्वेश्चन पूछ रखे हैं, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और तीनों के आंसर मैंने आगे लिख रखे हैं। आंसर मैं आपको डायरेक्ट दिखा देता हूँ, इनके आंसर आपको इस पैराग्राफ में से पढ़कर या फिर जो मैं डायग्राम दे रखा है इससे समझ कर आपको इसका आंसर देने हैं। तो इनके आंसर मैं आपको आगे दिखा देता हूँ, वहां से नोट कर लेना। तो इसके पहले वाले पॉइंट का आंसर है कार्बन डाइऑक्साइड, यानी कि CO2, और यहाँ से आप इसको पढ़ भी सकते हैं, जिससे आपकी समझ में आ जाएगा। अब ये हमारा इसके दूसरे क्वेश्चन का आंसर है स्ट्रॉज की उपस्थिति के कारण। आंसर को आप यहाँ से पढ़ लेना, बस आपको यहाँ पर यही लिख करके आना है इसका आंसर। अब देखते हैं हम इसके लास्ट क्वेश्चन को, जो कि आप यहाँ पर देख सकते हैं, और ये आपका 2 नंबर का क्वेश्चन है, तो इसमें आप सभी पॉइंटों को लिख करके आ जाना, जिसमें हमसे प्रकाश संश्लेषण के लिए आवश्यक
जो कच्ची सामग्री होती है उसको हमें यहाँ पर बताना है। तो ये मैंने यहाँ पर पॉइंट बना करके लिख दिए हैं, उनको आप जरूर लिख करके आ जाना। बायो में आपके पास जितने भी लॉन्ग क्वेश्चन हो, या तो आप हेडिंग बना करके लिख कर आए या फिर आप पॉइंट बना करके लिख कर आए, ऐसे ज्यादा बढ़िया रहेगा और आपको पॉइंट भी याद हो जाएंगे, आपको लॉन्ग क्वेश्चन में कोई भी दिक्कत नहीं आएगी। तो स्टूडेंट्स यहाँ पर मैंने आपको सभी क्वेश्चन डिटेल में समझा दिया है और जो क्वेश्चन हमारे मोस्ट इंपोर्टेंट है वो सभी मैंने यहाँ पर आपको बता दिया है। उम्मीद करता हूँ कि यहाँ से आपने सभी क्वेश्चन के सोल्यूशन को नोट कर लिया होगा। अगर आपको फिर भी कोई डाउट हो तो आप इस वीडियो में कमेंट कर पूछ लेना। तो स्टूडेंट्स ये था हमारा उत्तराखंड बोर्ड क्लास 10th के 2026 के साइंस के सैंपल पेपर के सेट 1 का कंप्लीट सोल्यूशन, जो कि आपके समझ में आ गया होगा। सभी क्वेश्चन को यहाँ पर मैंने आपको डिटेल में करवा दिया है, यहाँ से आप नोट कर लेना और इस सोल्यूशन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करना। और अब इसी तरीके से बाकी सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो भी आ जाएगी। तो स्टूडेंट्स अगर आप बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साइंस के या फिर किसी और सब्जेक्ट के भी मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चंस देखना चाहते हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना, वहां पर आपको सभी प्लेलिस्ट के लिंक मिल जाएंगे। मैंने सभी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन पहले अपलोड कर दिए हैं। और स्टूडेंट्स अगर आपको बोर्ड एग्जाम 2026 के लिए साइंस के या फिर किसी और भी सब्जेक्ट के इंपोर्टेंट क्वेश्चन, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो कुछ भी चाहिए हो तो डिस्क्रिप्शन में दी गई प्लेलिस्ट को आप जरूर चेक कर लेना। मैंने सबके अलग अलग सेपरेट प्लेलिस्ट बना रखी है। प्लेलिस्ट में आपको सभी सब्जेक्ट के मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन और सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो भी मिल जाएंगी। और अगर ये वीडियो आपके लिए थोड़ी सी भी हेल्पफुल रही हो तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कमेंट करके जरूर बताएं कि नेक्स्ट आपको किस सैंपल पेपर की सोल्यूशन वीडियो चाहिए और इस सोल्यूशन वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में ज्यादा से ज्यादा शेयर करें। और अगर आपको उत्तराखंड बोर्ड की कोई भी न्यू अपडेट, सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो, इंपोर्टेंट क्वेश्चन कुछ भी सबसे पहले चाहिए हो तो सबसे पहले जाकर आप चैनल को सब्सक्राइब कर ले और सबसे महत्वपूर्ण बेल आइकन को ऑल पर प्रेस कर ले, जिससे क्या है मैं जैसे ही किसी भी सब्जेक्ट के सैंपल पेपर्स की सोल्यूशन वीडियो अपलोड करूं तो उसकी नोटिफिकेशन आपके पास सबसे पहले जा सके। तो मिलते हैं फिर हम आपको नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू फॉर वॉचिंग एंड बेस्ट ऑफ लक फॉर योर एग्जाम।